पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। आज पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूल ऑफ लॉ, रूल मतलब शासन, लॉ मतलब कानून, मतलब कानून का शासन। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संजय दत्त हो या लालू प्रसाद यादव जो कि चीफ मिनिस्टर थे, आपको जेल जाना है। आप अमित हो या अंबानी, आपके साथ कानून समान रूप से ट्रीट करेगा। यही है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यह भी कहता है कि कानून सबसे ऊपर है, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। कानून है क्या वैसे? कानून एक डंडा है। कानून एक डंडा है जो भेड़ बकरी इधर उधर भटक जाते हैं उनको ठीक रास्ते पे लेके आता है कानून। तो कानून का शासन बना होना चाहिए। हर कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट, जैसे भारत में सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ना ही कोई इंस्टीट्यूशन है, ना ही कोई पद है, ना ही राष्ट्रपति है, ना ही प्रधानमंत्री है। इसका मतलब कानून सबसे ऊपर है। मिसयूज अलग बात है। कानून जिसके हाथ में होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, जो पावर में होता है, वो उसे मिसयूज करता है, लेकिन कानून सबसे ऊपर होता है। यही समाज को आगे लेके जाएगा, जो कि एडवर्ड कोक ने यह थ्योरी दी थी और बाद में इस थ्योरी को एवी डाइसी ने डेवलप किया था। एवी डाइसी का कहना था कि रूल ऑफ लॉ एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में सबसे ज्यादा मददगार है। जो एसपी, जो डीएम लालू प्रसाद यादव को सैल्यूट कर रहे होंगे, वही एसपी डीएम बाद में जिस दिन उन्हें अरेस्ट किया गया और जेल भेजा गया, उस दिन वो भी साथ में थे। जिस जेल का ओपनिंग खुद किए थे, उस जेल में आज लालू प्रसाद यादव ने सांस भी लिया है। तो कानून इस सोच का नाम है, इन नियमों का नाम है जो सबसे ऊपर होगा, जो जनता में, सिटीजन्स में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करता। ना ही जेंडर पे, ना ही कास्ट पे, ना क्रीड पे, ना रिलीजन पे, ना अपर क्लास ना लोअर क्लास, आप अंबानी हैं या आमिर खान, कोई भेदभाव नहीं। तो इसका मतलब कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। यही कहा था एवी डाइसे ने, तभी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चलेगा। इसीलिए आपको ये कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक पुलिस वाले को ये जानना है कि वो लॉ को प्रोटेक्ट करने आया है, ना ही उस इलाके के काउंसिलर और एमएलए को प्रोटेक्ट करने आया है। उसे लॉ एंड ऑर्डर के प्रोटेक्ट के लिए एसपी डीएम को बनाया गया है। जबकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ज्यादातर नेताओं की चापलूसी करने में लग जाते हैं, क्योंकि इनका प्रमोशन नेताओं के हाथ में होता है। जो एसपी होता है, जो डीएम होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और इवन एक पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज या इंस्पेक्टर इंचार्ज या सर्कल ऑफिसर, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं। इनके कारण ही एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलता है, पुलिस सिस्टम अच्छे से चलता है। अगर ये परफॉर्म ना करे तो पुलिस सिस्टम अच्छे से नहीं चलता है। तो इसका मतलब ये किस लिए काम करते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। इनको इसीलिए रखा गया है ताकि ये समाज में लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हमें पढ़ाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जो पावर अगर किसी को दिया गया है, डेलीगेट किया गया है, ये इस टॉपिक से अलग है। अगर पावर डेलीगेट किया गया है किसी ब्यूरोक्रेट, किसी अफसर के हाथ में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, अगर वो ठीक से काम ना करें तो उनका भी कोई रिड्रेशल ऑफिस होता है। जैसे कंज्यूमर, अगर आप एक गुड्स खरीदते हैं और अगर वो नहीं काम करता तो कंज्यूमर कोर्ट है। अगर रेलवे ने आपसे ज्यादा पैसे वसूले हैं तो आप रेलवे के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। तो हर जगह किसी ना किसी का कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे ही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स है, अगर वो ठीक से काम ना करें तो भी आप इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर इनको टाइट किया जा सकता है। वो चेक बैलेंस तैयार करके रखा गया है सिस्टम ने। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल ऑफ लॉ, जो कि बाद में डेवलप किया था एवी डाइसी ने।
रूल ऑफ लॉ सबसे सिंपल बात यह है कि घर में कानून है कि 10 बजे के बाहर कोई घूमेगा नहीं, ठीक है। अब अगर ये कानून है कि 10 बजे के बाहर कोई घूमेगा नहीं, तो ये कानून लड़के पे भी, मतलब बेटे पे भी बराबर लागू होता है और बेटी पे भी। अगर बेटा 12 बजे आए और 1 बजे रात को आए और ठीक है, और लड़की अगर 10:30 में आ रही है और ये खराब है, तो इस घर में रूल ऑफ लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट में बैठा है, मतलब मम्मी या पापा, उनके नज़र में जो जनता है, इनमें भेदभाव है और लॉ बराबर नहीं है, सबके लिए नहीं है बराबर। तो इसमें क्या होगा? भेदभाव तैयार होगा। मतलब ये जो घर का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि लड़की 1 दिन बर्दाश्त करेगी, 2 दिन बर्दाश्त करेगी, तीसरे दिन जरूर जवाब देगी गवर्नमेंट को कि ये कैसा कानून है जो मेरे लिए अलग, उसके लिए अलग। इसलिए कानून सबके लिए समान होना चाहिए, एवी डाइसी ने प्रोपाउंड किया था। कैरोलिन कैनेडी ने कहा था, द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ लॉ। मतलब डेमोक्रेसी तब तक चलेगी जब तक रूल ऑफ लॉ होगा। मतलब आज भारत में हर कोई अपनी बात रख सकता है, कह सकता है, अपनी तर्क रख सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून सबके लिए बराबर है। कुछ बोलने के लिए जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, या प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने के लिए जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। ये सऊदी अरब नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर है। एंड दैट मीन्स वी हैव टू हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, एक जज सिस्टम होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम, जहां पे जो जज होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो चाटुकार नहीं होंगे एग्जीक्यूटिव्स के, कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, हमें हाई कोर्ट का जज बनना है, इसलिए फैसले जो होंगे वो इनके लिए सुनाए, ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जजेस हु कैन मेक डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉलिटिकल विंड्स दैट आर ब्लोइंग। मतलब जो हवा राजनीति वाली चल रही है उससे प्रभावित ना हो वो जजेस, तब ना रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट रहेगा। रूल ऑफ लॉ तभी ना प्रोटेक्ट रहेगा जब एक जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये कहे कि ये जो पत्रकार बैठ के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, मतलब एक धार्मिक एंगल से न्यूज सुनाते हैं, वो बंद होना चाहिए। जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो बंद होना चाहिए। अगर एक जज ये कहे तब ना रूल ऑफ इंटैक्ट रहेगा। अगर जज में ये दम है कि वो एसपी या डीएम को बुला के उनकी गवाही ले ले, उनको खड़ा कर दे, उनसे एफिडेविट जमा करवाए, तब ना रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी के लिए चाहिए रूल ऑफ लॉ। थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज दैट द स्टेट इज गवर्न नॉट बाय द रूलर। ये कहता है कि जो राज्य है उसको गवर्न रूलर नहीं कर रहा है, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। वो सरकार चलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ और वही चल रहा है अमेंडमेंट के साथ। और द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं चलाते हैं, बट द लॉ। देश राज्य जो है वो कानून के अनुसार चलता है। जैसे एक फ्रेज है जो कहता है, द किंग इज नॉट द लॉ इज द किंग। राजा कानून है ऐसा नहीं, कानून राजा है। इंडिया में सबसे ऊपर कानून है और कानून के अनुसार ही राज्य को चलाना होगा, नहीं तो सब कुछ भटक जाएगा। जैसे जब अंग्रेजों के समय शासन चल रहा था तो कानून के अनुसार नहीं चल रहा था, अंग्रेजों के अनुसार चल रहा था। अंग्रेज अपने अनुसार कानून बना रहे थे और हमें शोषण कर रहे थे। लेकिन अगर कानून होता तो अगर एक अंग्रेज एक इंडियन को जान से मार दे रहा था तो उसकी सजा मर्डर नहीं है, लेकिन अगर एक इंडियन अंग्रेज को मार दे रहा था तो उसकी सजा फांसी की। तो ये तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ बराबर होना चाहिए ना दोनों के लिए, इसीलिए हमने रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया 1950 से। द फ्रेज ऑफ लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल दी लीगालिट, विच रेफर्स टू अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ नॉट ऑफ मेन। मतलब राज्य जो है, जो सरकार जो बनी होती है, वो प्रिंसिपल्स पे बना होता है, कानूनों पे बना होता है, ना ही इंसानों पे। जैसे हमने प्रिंसिपल्स से, सेट ऑफ लॉ से अपने देश की शुरुआत की थी 1950 में,
इतने सारे प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन देश वही है। देश कानून से चल रहा है। इसलिए अगर इंसान से चलता तो अब उस प्रधानमंत्री का कौन सा बच्चा है या बच्चा नहीं हुआ तब स्टेट बिखर जाता, लेकिन कानून से चल रहा है इसलिए चल रहा है। रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फंडामेंटल है। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इसको ही हमने एक्सट्रैक्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड द डॉक्ट्रिन इज एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए में भी ये एक्सेप्टेड है, इंडिया एज वेल। द एंटायर बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो बेसिस है वो रूल ऑफ लॉ से आता है, क्योंकि अगर शासन कानून का नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। अगर एक डीएम फेवर करे मंत्री को अरेस्ट करके ना लाए, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर है, वारंट जारी किया गया है, तो ये कैसा रूल ऑफ लॉ। सही। कुछ डिफिनेशंस देखते हैं अलग अलग लोगों के। सर एडवर्ड कोक द चीफ जस्टिस इन जेम्स वन। जेम्स वन के शासनकाल में, जब जेम्स वन राजा था, तो वहां के चीफ जस्टिस थे सर एडवर्ड कोक। वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस कंसेप्ट। उन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। इन बैटल अगेंस्ट द किंग, मतलब इनका लड़ाई राजा से ही हो गया। ही मेंटेन सक्सेसफुली दैट द किंग शुड बी अंडर गॉड एंड द लॉ। एडवर्ड कोक ने कहा कि राजा जो है, राजा कानून और भगवान से नीचे है। मतलब अगर राज्य को भगवान ने बनाया है तो ठीक, तो भगवान से तो नीचे हुआ, लेकिन कानून सबसे ऊपर होगा। मतलब राजा कानून से बड़ा नहीं है। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। प्रोफेसर एवी डाइसी, बाद में इस कंसेप्ट को और डेवलप किया प्रोफेसर एवी डाइसी ने। डेवलप दिस प्रिंसिपल ऑफ कोक इन 1885। ही गेव द फॉलोइंग 3 पोस्टुलेट्स। एवी डाइसी ने बाद में इनमें 3 अलग अलग एलिमेंट ऐड किए, बताया कि ये पोर्शन होगा तो रूल ऑफ लॉ अच्छे से काम करेगा। इन हिज क्लासिक बुक लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने एक किताब लिखा जिसका नाम था लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी, एवी डाइसी, रूल ऑफ लॉ हैज 3 मीन्स, और वी कैन से द 3 प्रिंसिपल्स which must be followed so that the supremacy of law intact रहेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 प्रिंसिपल बोले। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो कानून है कि 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं रहेगा, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज होगा तो आपकी वो जो फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पक्षपात होगा। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, सभी, जो हमारा आर्टिकल 14 कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये जो कंसेप्ट है आर्टिकल 14 में, ये तो रूल ऑफ लॉ से लिया गया। क्लियर है। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। अगला, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। जो भी इशू हो उन्हें लीगल स्पिरिट से डील करना होगा। लीगल स्पिरिट मतलब गुड कॉन्सेंस क्या कहता है। अगर बूढ़े माँ बाप बच्चे को घर से निकाल देना चाहते हैं तो सही है, बच्चा बड़ा हो चुका है, 18 से ऊपर है, भैया तुम अपना देखो। लेकिन अगर बच्चा माँ बाप को निकाल देना चाहता है तो गलत है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने अपने 18 साल उस बच्चे को दिए थे, तब वो आज बच्चा मैन बना है, तो उस मैन को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो आप देखो, ये निकाल दे रहा था तो गलत था, ये निकाल देगा तो गलत था, वो निकाल दे रहे थे तो सही था। तो इनको जिस चश्मे से देखा जा रहा है उसको कहते हैं लीगल स्पिरिट का चश्मा। मतलब कानून की नजर से, मतलब क्या रीजनेबल है उस तरीके से डील करना होगा। अब एक एक करके बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, A.V. Dicey state the rule of law means there should be lacking of arbitrariness and wide discretionary power। मतलब किसी के पास भी, वो प्रधानमंत्री हो या राजा, किसी के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिए। मतलब आर्बिट्ररी, हमको आज मन किया कि भारत के सारे लोगों को टकला कर दिया जाए,
और कल रात को 8 बजे आके मोदी जी बोले कि भाइयों बहनों अब आप टकले हो जाइए। ऐसा नहीं, इतना पावर किसी को नहीं देना है, ये कह रहा है रूल ऑफ लॉ। इन अदर वर्ड्स एवरी एक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय लॉ। हर एक कदम, इवन राजा का, प्रधानमंत्री का, सबका कोई भी कदम, कोई भी फैसला कानून के जरिए रेगुलेट होगा। आगे, अकॉर्डिंग टू डाइजी द इंग्लिश मैन वेयर रूल्ड बाय द लॉ एंड द लॉ अलोन। डाइजी कहते हैं कि अंग्रेज सभ्य थे और उनको सिर्फ कानून से ही वो गाइड होते थे और कानून ही चलाता था। इन अदर वर्ड्स ऑफ डाइसी, wherever there is discretion there is room for arbitrariness। जहां भी भेदभाव होगा, जहां भी उस कानून से भेदभाव होगा, वहां पे आर्बिट्रेरीनेस होगा। जैसे घर का जो कानून है कि 10 बजे के बाद कोई नहीं रहेगा, अगर उसके साथ लड़के के लिए अलग व्यवहार और लड़की के लिए अलग, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस तैयार होता है। बाद में वही लड़का अपनी ही बहन पे अत्याचार कर सकता है क्योंकि माता पिता ने आजादी दे दी, क्योंकि कानून उसके लिए तोड़ दिया गया। आगे, and that in a republic no less than under a monarchy discretionary authority on the part of the government must mean insecurity for legal freedom on the part of its subjects। तो ये कहता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर है। मेरे पास वोटिंग राइट्स है, मेरे वोट का वैल्यू अगर 1 है तो अंबानी के वोट का वैल्यू भी 1 है, इवन मोदी जी के वोट का भी वैल्यू 1 है। यह इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर हम सभी लोग कानून के समक्ष बराबर नहीं होंगे तो हम कानून को क्यों मानेंगे? अगर कानून मेरे लिए अलग डील करेगा और किसी अमीर को देखते ही अलग डील करेगा, तभी ना प्रोटेस्ट होता है, तभी ना जनता पुलिस को मारने लग जाती है, क्योंकि वो फील करती है कि उसके साथ इक्वालिटी नहीं हो रहा है। और जब इक्वालिटी नहीं होता तो समाज में ब्रीच ऑफ पीस होता है और कभी कभी आप देखेंगे कि जनता पुलिस को पीट रही है। तो अगर लॉ को इक्वालिटी के नजर से नहीं देखा जाएगा तो समाज तो टूटेगा। आगे, द एट्रीब्यूट ऑफ रूल ऑफ लॉ, डाइसी स्टेटेड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लास टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा, आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द सेकंड प्रिंसिपल emphasizes everyone including the government irrespective of rank shall be subject to the same law and courts। आप कौन है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कानून सबके लिए बराबर होगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाएंगे, आपने अगर कोई क्राइम किया है तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। ये बात ही अलग हो जाता है कि आप किस पद पे बैठे हुए हैं। द एलिमेंट इज इंटरप्रेटेड टू बी मिसगाइडेड एंड फेसिंग बंडल ऑफ क्रिटिसिज्म। In fact, by reason maintaining the law and the order in the society, there are actually exceptions such as crown, police, members of parliament. The crown may exercise prerogative power which may defeat the rights of individual. The police have powers over and above the citizens. Member of parliament have immunity from the law of defamation। member of parliament जब कोई भी MP सदन में बैठा होगा तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं। मतलब ये कानून इक्वालिटी की तो बात करता है, लेकिन पूरे रूप से समाज में कहीं भी इक्वालिटी है नहीं। जैसे जब एक्स चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पे सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट का जब इशू उठा था, उनके ही कोर्ट में काम करने वाली एक वर्कर महिला ने उठाया था। तो उस कोर्ट, मतलब इस केस को सुनने के लिए, इस इशू को सुनने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के मेंबर खुद भी रंजन गोगोई थे। तो भैया इस प्रोपोजिशन के अनुसार अगर मैं कोई मर्डर करूं तो हमको भी जज बनाया जाए फिर, क्योंकि महिला ने रंजन गोगोई पे ही आरोप लगाया था और वही कमेटी के मेंबर थे। कैसी इक्वालिटी? ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां समाज में इक्वालिटी नहीं है और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो उन्हें मिसयूज करते हैं। लेकिन फिर भी स्टेट को चलाने के लिए रूल ऑफ लॉ तो इंटैक्ट रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो बना रहे। थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये याद रहना चाहिए कि हर जो भी एक्ट हो रहा है वो लीगल स्पिरिट के चश्मे से देखा जाए। द थर्ड मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज दैट जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस।
जुडिशियल डिसीजंस, मतलब जैसे डीके बासु जो केस था जहां पे पुलिस वालों ने एक इंसान को जुडिशियल कस्टडी में मार डाला था और उस दौरान ये बहुत चल रहा था, तो जुडिशियल डिसीजन आए लीगल स्पिरिट को ध्यान में रख के, जहां जजेस ने कहा कि भैया तुम पकड़ के लाओ, वो कैदी है, एक्यूज्ड है, अभी कन्विक्ट नहीं, मतलब अगर तुम उसे जेल में ही मार मार पीट पीट के मार डालोगे तो कोई क्यों ही अरेस्ट होगा। अगर कोई अरेस्ट न होना चाहे तो पुलिस की हालत खराब हो जाएगी अरेस्ट करने में, क्योंकि वो भागता रहेगा। वो तो सरेंडर इसलिए कर रहा था कि वो बेल पाएगा। समाज चलाने का एक सिस्टम है। तो जुडिशियल डिसीजन दिया गया डीके बासु में कि 24 घंटे के अंदर प्रोडक्शन करना होगा, एक एफआईआर रजिस्टर करना होगा, एफआईआर रजिस्टर के साथ ही उसको उसके वकील से कम्युनिकेट करने दिया जाएगा। ऐसे जो गाइडलाइंस बनाए डीके बासु में, ये जुडिशियल डिसीजन था जो कि लीगल स्पिरिट को ध्यान में रख के बनाया। जज ने ऐसा नहीं बोला कि अरे ये मर्डर किया था, टांग दो इसको, थाने में ही टांग दो, ऐसा नहीं तो सिस्टम कैसे चलेगा? नहीं तो कोर्ट क्यों है, ट्रायल्स क्यों है, एविडेंस क्यों है, सरकारी वकील क्यों है? तो सब हटा दो, डायरेक्ट जो भी मतलब जिसके ऊपर आरोप लगे बस उसको टांग दिया जाए, ऐसा नहीं। लीगल स्पिरिट में देखना होगा। जुडिशियल डिसीजंस डिटरमाइनिंग फाइल राइट्स ऑफ प्राइवेट पर्सन इन पर्टिकुलर केसेस ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। इवन जब कसाब को पकड़ा गया था तब भी कसाब को भी अधिकार दिया गया था कि वो वकील रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी अपना केस रख सके। बिकॉज एन एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन। जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। तो भैया लीगल स्पिरिट से अगर नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा? जैसे अभी मैंने बताया, माँ बाप अगर बच्चे को निकाल दे क्योंकि बच्चा अत्याचार कर रहा है, मार पीट रहा है माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को निकाल दिया, सही है। लेकिन बच्चा अगर माँ बाप को निकाल दे तो गलत है, क्योंकि बच्चे की तो जिम्मेदारी है। ठीक है सर। Dicey states that many constitution of the states guarantee their citizens certain rights such as right to personal liberty। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे स्टेट्स में सरकार जो है या कानून जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो फंडामेंटल राइट्स देता है। कैसे राइट्स? राइट टू पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम डॉक्यूमेंट्री गारंटी ऑफ सच राइट इज नॉट एनफ। उनके अनुसार सिर्फ पोथा में भर भर दिए कि ये राइट दे दिए गए, वो दे दिया गया, इससे काम नहीं बनने वाला। क्या होगा? सच राइट्स कैन बी मेड अवेलेबल टू द सिटीजंस ओनली व्हेन दे आर प्रॉपरली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। जब तक इन कानून को लागू नहीं किया जाएगा, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और 2 दिन बाद प्रोडक्शन करती है, जबकि डीके बासु में कहा कि 24 घंटे बाद प्रोडक्शन होना चाहिए, तो 2 दिन तक क्यों रखा वो इंस्पेक्टर? सवाल ये, मजिस्ट्रेट अगर जिस आरोपी को पकड़ के जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में भेज रहा है, इसके साथ ये भी पूछना चाहिए कि लिखित में जवाब दो कि 2 दिन तुमने क्यों पकड़ के रखा था। तभी ना एडमिनिस्ट्रेशन लॉ साबित होगा, तभी ना उसकी दायभार आ रही है कि बताओ कि क्यों 2 दिन, तुमको तो 24 घंटा दिया गया है। 24 घंटा कम समय होता है, ऐसे 2 घंटे में तो 2 दिन में तो बहुत कुछ कर सकता था। क्लियर? तो ये जब देगा, सिर्फ एनफोर्स कराना होगा, सिर्फ किताब में लिख देने से रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा। तो इस रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को लाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया बनाने के लिए। थैंक यू, उम्मीद है समझ में आया हो।